हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। मैं हूं जयराम चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल एटॉमिक मास। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो का लिंक आप बाकी फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। और कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। इस टॉपिक से इस चैप्टर के टॉपिक भी है और दूसरे चैप्टर के टॉपिक भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल एटॉमिक मास। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको एटम्स के बारे में बता चुका हूं, एटम की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स के बारे में बता चुका हूं, सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एटम हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एटॉमिक मास, ठीक है, एटम है, एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। देन व्हाट इज द मास ऑफ एटम। अब अगर एटम है तो उसका मास कितना है। देखो, एटम क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल्स है। कितने छोटे हैं, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशंस। जिनकी रेडियस की अगर हम बात करें ना, एटॉमिक रेडियस की बात करें कि वो कितना बड़ा होगा, तो उनकी रेडियस कितनी आती है, पावर, उनकी पावर रेडियस आती है 10 टू द पावर -10। ठीक है, मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। यानी हम इमेजिन नहीं कर सकते इतनी छोटी साइज के वो है। तो अब उनका एटॉमिक मास निकालना कोई यूं गाजर मूली का काम, खेल तो है नहीं। ठीक है, कि बहुत इजी हो, तो बड़ा मुश्किल और टफ काम था ये टास्क। ये जो टास्क था ये साइंटिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल था। तो फिर कैसे उन्होंने एटॉमिक मास निकाले होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बुक में डिटेल से भी दे रखा है, तो उसको थोड़ा सा पहले बताता हूं मैं आपको। क्या हुआ कि डाल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी दी, अपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो उसमें उसने क्या कहा, एवरी एलिमेंट और द एटम ऑफ एवरी एलिमेंट हैव ए डेफिनेट मास, है ना। ये कहा था उसने अपनी थ्योरी में। Every atom is identical. Every atom is identical in mass as well as in chemical property. What it identical word mean? Identical word means every atom of the element have a fixed mass and shows the fixed chemical properties. Means chemical properties of that element. There is no variation in chemical properties shown by the atoms. Suppose एक एटम है, मान लो ऑक्सीजन का, वो एटम, चाहे आपने ऑक्सीजन का एटम कहीं से भी लिया है, वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ये नहीं है कि चलो आपने ऑक्सीजन लैब में बनाई है तो वो फिर बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है। कहने का मतलब ये है, ऑक्सीजन का एटम का एटॉमिक मास फिक्स है हमेशा, 16U है तो 16U ही रहने वाला है, चाहे वो एटम कहीं से लिया है। तो ये है। इसके बाद में साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी जगी कि भाई एटम का मास कैसे निकाले, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना स्टार्ट किया। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब कि हम जैसे किसी एक एटम के एटॉमिक मास को एक स्टैंडर्ड मान लेते कि भाई ये स्टैंडर्ड है। अब उससे बाकी एलिमेंट्स के एटम को रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अगर इस एटम से ये कितना ज्यादा भारी है या कितना हल्का है ना। इसके मास को इसके मास से कंपेयर करते हैं, तो इसका जो रिलेटिव मास आएगा उसको हम इसका नाम दे देंगे कि भाई ये इसका मास है। तो ये जो था ना स्टैंडर्ड यूनिट जो उन्होंने शुरू में यूज की थी, तो ये इसके लिए कि भाई ये कौन होना चाहिए, तो पहले ऑक्सीजन यूज किया गया था इनिशियली। क्यों यूज किया गया था, तो उसके दो रीजन ये है कि एक तो ऑक्सीजन जो है वो अबंडेंट है इन आवर एटमॉस्फेयर 21%। सेकंड रीजन इज द मोस्टली अदर एटम्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो जब उनकी केमिकल रिएक्शन होगी आपस में ऑक्सीजन के साथ में, तो हम पता चल जाएगा कि जो कंपाउंड बनेगा उसका मास कितना है। अच्छा, ये एटॉमिक मास निकालते कैसे होंगे उस टाइम जब वो इतना छोटा पार्टिकल्स है। सोचो, तो कोई तो होगा मेजरमेंट, या कोई जैसे ऐसे तुल्ला उल्ला होगी कोई, है ना, कोई बैलेंस तो होगा जिससे वो मेजर करते होंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, जैसे मास मेजर करते हैं, जैसे कोई है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा आता है, या तुल्ला है, तराजू है, बैलेंस है, किसी न किसी तरह मापते होंगे। तो इसकी क्या बैलेंस रही होगी, कोई ऐसी बैलेंस होगी क्या? नहीं, ऐसी कोई बैलेंस नहीं थी। तो फिर कैसे पता लगाते थे? केमिकल रिएक्शन में, जैसे मान लो ऑक्सीजन वाले को स्टैंडर्ड मान लिया, ऑक्सीजन के एटम का मास मान लिया कि भाई ये स्टैंडर्ड है इसका, चलो मान लो कि ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। अब ऑक्सीजन की दूसरे के साथ में रिएक्शन करवा के देखते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के देखते हैं। ऑक्सीजन कितना ग्राम लिया हमने, मान लो मैंने 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया, अब उसके साथ में कार्बन ले लिया, सपोज कि मैंने 10 ग्राम ही कार्बन ले लिया। अब कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, कितना फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वो पता लगाते हैं। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ 16 ग्राम। ठीक है, तो अब इस 16 ग्राम में ऑक्सीजन कितना ग्राम है और कार्बन कितना ग्राम है ना। मान लो 16 ग्राम में सपोज कि 10 ग्राम ऑक्सीजन है और 8 ग्राम कार्बन है, तो इनके बीच का रेशियो क्या हो गया, 8:10। इससे वो ऐसे कंपेयर करके एटॉमिक मास निकालते थे। इस तरह से एटॉमिक मास निकाला जाता था। देखो, शुरू में उन्होंने जो एटॉमिक मास के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट काम में ली, उसका नाम था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इट वाज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। फिर 1962 में ये AMU की जगह
इसको यूनिफाइड मास कहने लग गए वो, और अभी आजकल यही काम में आती है, यही एटॉमिक मास की यूनिट काम में ली जाती है, यूनिफाइड मास यू। अब ये 1 AMU है क्या, ठीक है, तो 1 AMU की जो डेफिनेशन बुक में भी दे रखी है और जो होती है वो यही है कि 1 AMU इज द 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब इसको थोड़ा सा समझ ले, 1 AMU का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो आप सोचो कि शुरू में ये जो मास को मेजर करने के लिए जो बाट बने होंगे 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg, ये जो होते हैं ना, आजकल लोहे के नहीं इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया, डिजिटल होता है, लेकिन जो लोहे के उससे पहले के जो चलते थे ना बाट 1 kg 2 kg 5 kg, तो शुरू में कैसे इन्होंने मेजर किया होगा कि भाई ये 1 kg है, चलो इसको फिक्स मान लेते हैं, कितनी क्वांटिटी को 1 kg कहे, है ना, या 1 kg की क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो शुरू में कैसा रहा होगा अगर हम थोड़ा सोचे, या जैसे मीटर होता है ना, कि 1 मीटर, तो इनिशियली ये कैसे डिसाइड हुआ होगा कि भाई ये जो इतनी लेंथ है इसी को 1 मीटर मानेंगे, यानी ये पर्टिकुलर लेंथ है इसी को 1 मीटर मानेंगे। कोई कहता होगा नहीं मेरा मीटर तो ये इतना रहने वाला है, कोई कहता होगा नहीं तेरा ज्यादा है मैं तो इतना ही रखूंगा 1 मीटर इनिशियली। तो ऐसा ही शुरुआत में यहां पर था कि एटॉमिक मास यूनिट को कैसे कुछ ना कुछ तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जैसे 1 kg के लिए शुरू में कोई एक स्टैंडर्ड पत्थर लिया होगा उन्होंने कि भाई ये 1 kg का पत्थर है, अब बाकी इसके बराबर तोल के देखते, जो पत्थर इसकी साइज के है वो सारे 1 kg के। इस तरह से उसके सैंपल सभी कंट्रीज वालों को दे दिए होंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसी तरह से मीटर का भी ऐसे स्टैंडर्ड बना होगा कि भाई चलो ये इतनी लेंथ 1 मीटर है, अब इसके बराबर तुम अपने अपने मीटर जो है वो माप के ले लो और इसी हिसाब से चलना है। तो वैसे ही यहां पर हुआ होगा कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कि किसको वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या माने। तो फिर ऑक्सीजन माना पहले शुरू में कि भाई ऑक्सीजन के एटम को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और फिर ऑक्सीजन के एटम का जितना मास होगा, ठीक है, कि ये एक ऑक्सीजन का एटम है, इसका जितना मास है उसका 1/16 कर लेते हैं, और 1/16 को उन्होंने नाम दिया कि ये 1/16 जो है ना वो 1, जैसे आज के टाइम में जो ग्राम को अगर हम 1 ग्राम कहें ना तो वो AMU को 1 AMU उन्होंने कह दिया। लेकिन फिर ऑक्सीजन रहा नहीं, तो फिर 1962 में उन्होंने सभी साइंटिस्ट ने मिलकर एज ए स्टैंडर्ड यूनिट कार्बन को डिक्लेयर किया कि कार्बन इज द स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, यानी कार्बन वो स्टैंडर्ड यूनिट होगी, हमारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, वो एटम होगा जिससे हम बाकी के एटम को रिलेट करके उनका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे, ठीक है। तो कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होता है ये आगे वाले चैप्टर में है, मैं आपको बता दूंगा। कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है। आप यूं समझ लो कि कार्बन का एटम उन्होंने स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया कि एज स्टैंडर्ड हम कार्बन का एटम लेंगे। अब कार्बन के एटम का जो मास होता था, या आप यूं मान के चलो कि उन्होंने कार्बन के एटम के 12 पीस कर दिए, ठीक है, 12 उन्होंने उसके पीस कर दिए, 12 टुकड़े कर दिए, और बराबर दोनों, ठीक है, 12 ऑल आर इक्वल इन मास, बराबर टुकड़े करके एक टुकड़े को उन्होंने उठाया और कहा कि भाई ये जैसे आज के टाइम में 1 ग्राम है ना, कि ये एक जो है ना ये 1 AMU है। अब इससे सबको रिलेट कर लेते हैं, बाकी एटम को, ठीक है, रिलेट कर लेते हैं कि जो इससे इसके बराबर आएगा मतलब वो 1 AMU है। अब जो इससे डबल होगा वो 2 AMU है उसका मास, जो इससे 16 टाइम होगा उसका मास 16 AMU है। इस तरह से डिसाइड कर लिया। यानी जैसे मान लो आप एक वाटरमेलन है, जो बुक में एग्जांपल दे रखा है ना कि एक वाटरमेलन है, ठीक है। सोचो एक कोई जो सेलर है वो ये कहता है कि भाई ये मेरा जो वाटरमेलन है ना ये 12 किलो का है, कितना, 12 kg का है, ठीक है, एक बड़ा सा, उसके पास कोई बाट वाट कुछ नहीं है, ठीक है, और वो ऐसे तोल के लोगों को दे रहा है, और एक बड़ा सा उसने वाटरमेलन रखा हुआ है और वो कह रहा है कि ये 12 kg का है, ठीक है। अब उसने उसके क्या किए, 12 पीस किए, क्योंकि कोई ऐसा भी आता है जो कहता है कि नहीं मेरे को तो है ना 1 kg चाहिए, वो 1 kg कैसे देगा भाई उसमें से, तो उसने क्या किया कि उसके इक्वल 12 पीस कर लिए। अब 1 पीस किसके इक्वल है, 1 kg के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से सेम, जैसे किसी को 4 kg चाहिए तो वो 4 पीस रख के तोल देता है, किसी को 6 kg चाहिए तो वो 6 पीस रख के तराजू में एक तरफ, और दूसरी तरफ जो बाकी जो वाटरमेलन है उनको तोल के उसके बराबर में वो दे देता है। इसी तरह से सेम AMU की एक तराजू में हमें क्या रखना है, कार्बन के एटम को रखना है, कार्बन के भी पूरे एटम को नहीं, उसका 1/12 पार्ट रखना है। वो 1/12 पार्ट क्या है, वो 1 ग्राम है, यानी कि वो 1 AMU है, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, वो 1 यूनिफाइड मास है, यानी वो मास की यूनिट है, ठीक है, वो 1 है। अब इसके बराबर दूसरी तराजू में बाकी के एटम को रख के देखते हैं, ऑक्सीजन को एटम को रख के देखा तो ऑक्सीजन का एटम इससे भारी निकला, कितना भारी निकला, इसका मास 16U आया, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पर वो 1 AMU वाले कार्बन के जो 1/12 पार्ट थे ना, 1/12 वो कितने टुकड़े रखने पड़े, 16 वैसे पार्ट रखने पड़े, तब जाके ऑक्सीजन के बराबर हुआ। हाइड्रोजन के लिए एक से ही काम चल गया, जब 1/12 कार्बन के जो पहले कार्बन का एटम के 12 पीस किए
ठीक है, ये सारी प्रैक्टिकल बातें नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा होता नहीं कि एटम के 12 पीस हो सकते हैं और इस तरह से टुकड़े हो सकते हैं। एटम इज इंडिविजिबल, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। थोड़ा समझना है बस हमको कि जैसे कार्बन के एक एटम के उसने 12 पीस की, 12 टुकड़े की, 12 छोटे छोटे, उसमें से एक टुकड़ा तराजू में रखा, उसके दूसरे में हाइड्रोजन का एटम रखा, तो हाइड्रोजन का एटम उसके बराबर हो गया, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 म्यू हो गया, 1 यूनिफाइड मास यूनिट हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरों को भी ला के इसी तरह से रखा, जैसे कार्बन को रखा, तो कार्बन के 12 AMU उसका मास निकल के आया। यानी यहां जो कार्बन के हम रख रहे थे ना, वो पीस, कितने पीस रखने पड़े, 12 पीस। 1 पीस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 यू, 1 यूनिफाइड मास, 1 AMU। तो इधर हमने रखा ऑक्सीजन रखा, अब ऑक्सीजन रखा तो ऑक्सीजन के कितने निकल के आए, 16 निकल के आए। ठीक है, इस तरह से सबका उन्होंने एटॉमिक मास मेजर किया। तो यही एटॉमिक मास है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट उतना मास है जितना कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट के बराबर होता है। भाई कार्बन का एक एटम है, पहले आप समझो कि कार्बन का एक एटम है, उसके 12 पीस कर लिए, तो 1 पीस कितना हो गया, 1/12। अब जो इसके बराबर अगर कोई एटम होगा ना, यानी इसके बराबर जो एटॉमिक मास होगा ना, वो 1 AMU होगा। तो 1 AMU क्या हो गया, 1 AMU इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट के जितना 1/12 पार्ट के इक्वल मास क्या हो गया, 1 AMU हो गया। सो 1 AMU इज द एटॉमिक मास exactly equal to the 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12। ठीक है, ये 1 AMU की डेफिनेशन है। 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12। next is atomic mass, atomic masses of few elements। बुक में जो जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दे रखे, एक टेबल में दे रखा है, जो आपको लर्न करना है, जो आपको याद करना है और जिस पर क्वेश्चन बनेंगे, तो वो ये कुछ एलिमेंट्स के मैंने आपको लिख रखा है। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज नॉट द एग्जैक्ट मास, इट इज द रिलेटिव मास। ठीक है, रिलेटिव मास में ज्यादातर के एटॉमिक मासेस जो है ना, वो एक होल नंबर में नहीं आते, यानी फिक्स डिजिट में नहीं आते, कुछ आगे पॉइंट में भी आता है। ठीक है, जैसे जिंक का एटॉमिक मास 65.37 है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 65 लिखते हैं। ज्यादातर के साथ में ऐसा ही होता है, फिक्स एग्जैक्ट नंबर नहीं आते, आगे कुछ पॉइंट में उसको राउंड ऑफ करके एवरेज एटॉमिक मास लिया हुआ है। ताकि क्यों लिया हुआ है, ताकि वोल नंबर्स में रहे, एटम पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एज ए वोल। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो, और ये इसलिए इनको है ना, हमने मतलब इसको एक एग्जैक्ट नंबर में ही लिया हुआ है। ठीक है, आगे पॉइंट्स में हम इसको नहीं लेते या लिखते, लेकिन ये होते इस तरह से, कुछ के पॉइंट में भी होते, ज्यादातर के पॉइंट्स में भी होते, पॉइंट्स में ही होते हैं। दूसरी चीज जो है ना, मास ऑफ द एटम इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, यानी उसके एटम का जो मास है ना, वो एवरेज एटॉमिक मास है, नॉट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास। एलिमेंट्स जिनको आपको लर्न करना है। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखा है एटॉमिक मास, जिसकी यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट या यू होती है। और यहाँ पर मैंने आपको है ना ये एटॉमिक नंबर लिखा है। एटॉमिक नंबर क्यों लिखा है, ताकि आप इसको कंपेयर कर सको एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास को। ठीक है, एक पैटर्न आपको दिखेगा, हालांकि सब जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं सारा। वो पैटर्न क्या है, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल है इनका एटॉमिक मास। वो क्यों होता है वो आपको बताएंगे आगे वाले चैप्टर में भी आएगा कि एटॉमिक नंबर तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्रोटॉन ही होता है, तो इसका मास 1 ही होता है। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 6 का डबल 12, ज्यादातर में डबल ही है। देखो ऑक्सीजन 8 है एटॉमिक नंबर, तो मास 16 हो गया। सोडियम का 11 है, 23 है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है उसके न्यूक्लियस में। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम आगे वाले वीडियो में इनको बारे में पढ़ने वाले। सल्फर 16 है, मास है 32। 17 है क्लोरीन, मास 35.5। ये पॉइंट में क्यों है, तो ये एवरेज एटॉमिक मास है, इसके दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और 37, इस वजह से। ये भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले। नाइट्रोजन 7 पे है तो 14 हो गया। 20 पे कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास 40 है। 12 पे है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक मास 24 है। ठीक है, इसी तरह से पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर, और ये हो गया एलिमेंट, और ये हो गया इनका मास इन यू, यूनिफाइड मास यूनिट। पोटेशियम 19 पे है, 19 का डबल 38 होता है, इसका 39 होता है। एल्यूमिनियम 13 पे है, 27 होता है। फॉस्फोरस कितने पे, 15 पे, 31 है इसका मास। हीलियम 2 पे है, मास 4 है। आयरन कितने पे, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26,
सो मास इज 55.85, राउंड ऑफ कर लिया तो 56 हो गया। एटॉमिक नंबर जिंक का 30 है, इसका मास 65 होता है। तो ये आपको लर्न करना है। हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, सल्फर 32, 35.5, क्लोरीन 14, नाइट्रोजन 40 है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का 24 है। बार बार अगर हम इनको मल्टीपल रिवीजन करेंगे ना, लिखेंगे है ना, रिवाइज करेंगे, बार बार बोलते जाएंगे तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। हाउ डू एटम एक्सिस्ट? एटम डू नॉट एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। एटम की फॉर्म में नहीं रह सकते, फ्रीली नहीं रह सकते, ठीक है। तो एटम किस फॉर्म में रहते हैं? तो एटम रहते हैं या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में या फिर वो रहते हैं आयन की फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल क्या है, आयंस क्या है, इनको हमें समझना है। मॉलिक्यूल क्या है? इन जनरल द मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। व्हेन टू एटम्स मेक ग्रुप, केमिकली बॉन्डेड, उनके बीच में रिएक्शन हुई, केमिकली बॉन्डिंग हुई, दोनों आपस में जुड़ गए, मॉलिक्यूल बन गया। ये दोनों एटम या तीनों एटम या चारों एटम, जितने भी एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये एक ही एलिमेंट के हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एक एटम आया, एक ऑक्सीजन का एटम आया, दो एटम ऑक्सीजन के हो गए, आपस में केमिकली बॉन्डिंग हुई दोनों के बीच में और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स फाउंड, ठीक। अब है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है कि जब मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स कैसे है? सिमिलर एटम है कि अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट एटम है। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटम है। जैसे मान लो दो एटम हाइड्रोजन के आए, एक एटम ऑक्सीजन का आया, टोटल 3 एटम हो गए। कितने टाइप के? 2 टाइप के। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 टाइप्स है। इन तीनों ने आपस में कंबाइन किया, केमिकल बॉन्डिंग हुई और इन्होंने बनाया 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या है? डिफरेंट टाइप्स के एटम मिलेंगे, यानी एक ही एलिमेंट के नहीं। जैसे इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। अच्छा, आयन क्या होते हैं? व्हाट आर द आयंस? सो आयंस आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स विच हैव चार्ज, ठीक है। आयंस क्या है कि जब मेटल, जनरली मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, जैसे सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस है जो नॉन मेटल है। सोडियम और क्लोरीन के एक एक एटम आए आपस में, ठीक है, और दोनों मिल गए और मिलकर उन्होंने बना लिया एक कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, जो होता है खाने का नमक, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। ये एक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर सोडियम एक चार्ज पार्टिकल है, यानी सोडियम इज एन आयन। क्लोरीन भी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, क्लोरीन इज ऑल्सो एन आयन। तो ये आयन है, यानी सोडियम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो पॉजिटिव आयन है जिसको हम कैटायन कहते हैं। और क्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल रखता है, नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो इसको हम एनायन कहते हैं। तो कैटायन और एनायन, यानी आयन क्या होते हैं? चार्ज स्पेसीज, ठीक है। आयन आर द चार्ज स्पेसीज और द पार्टिकल्स विच हैव चार्ज ऑन देम, यानी आयन क्या है? वो है जिनके ऊपर चार्ज होता है। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम बोलेंगे कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलेंगे हम एनायन, ठीक है। तो ये हो गए चार्ज पार्टिकल्स, आयन। अब इनको हम समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैसे बनते हैं, बुक में कुछ जो एग्जांपल दे रखे हैं उनकी हेल्प से, और आयंस क्या है उनको भी हम समझते हैं डिटेल से। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? इन जनरल मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो कि मॉलिक्यूल और कुछ नहीं है, एटम का ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप कब बनता है? जब कम से कम 2 हो। तो 2 और मोर देन 2 एटम्स व्हेन कंबाइन बाय केमिकल बॉन्डिंग दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकती है, ए मॉलिक्यूल इज एन एग्रीगेट ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 atoms of the same or different elements in a definite arrangement. Okay, in a definite arrangement, atoms when make group they arrange in a definite pattern, so that is definite arrangement. और ये जो एटम है वो सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं, इस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। 2 तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इन जनरल वी कैन से दैट मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट और द कंपाउंड विच कैन फ्रीली एक्सिस्ट, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, smallest particle is the atom, but atom cannot freely exist, atom cannot live alone, atom live in the form of molecule or ion. So smallest particle of the matter which can freely exist is the molecule, shows all the properties of the element or compound, ठीक है। ये उस एलिमेंट और कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी शो करता है, सारी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है जिसका ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन गया O2।
ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन है और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, देखो यहाँ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आ गए, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बन गया किसका, NH3 अमोनिया का। ठीक, इसी तरह से जैसे मान लो ये नाइट्रोजन एटम है, दूसरा ये नाइट्रोजन एटम है, केमिकली बॉन्डिंग होगी दोनों के बीच में, तो क्या बन गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कंसिस्टिंग 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है कंसिस्टिंग 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से H2O है, तो H2O में क्या है, H2O इज द मॉलिक्यूल किसका, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से ये डेफिनेट अरेंजमेंट होता है इनके बीच में। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम टाइप ऑफ एटम्स, द मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम होंगे, वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, ऑल द एटम्स आर सेम। ठीक, ऑक्सीजन जैसे एक मॉलिक्यूल है O2, तो इसमें जो एटम होंगे वो ऑक्सीजन के ही होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें केवल हाइड्रोजन के एटम ही होंगे। तो ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो 1 से 30 तक हमने जो डिस्कस किए ना, वो सारे एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम, ऑल द एटम्स आर सेम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नियोन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। इनका अगर कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें क्या होंगे, इनके केवल एटम होंगे, एक ही तरह के एटम होंगे, केवल उस एलिमेंट के ही एटम होंगे, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम नहीं आएंगे। अब वाटर, क्या वाटर एलिमेंट है, नहीं, वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है। कंपाउंड है तो फिर इसमें एक टाइप के वो नहीं होंगे एटम, इसमें 2 या उससे ज्यादा टाइप के एटम होंगे। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मिलकर वाटर बनाती है, तो इसमें हाइड्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन के एटम होंगे। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इस तरह से तो देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम, जैसे आर्गन Ar, ओनली 1 टाइप ऑफ, हीलियम HeO2, तो केवल ऑक्सीजन का ही एटम होगा। नाइट्रोजन है तो उसमें केवल नाइट्रोजन के ही एटम होंगे, हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन एटम होगा। क्लोरीन, Cl2, ये मॉलिक्यूल है सारे, तो इनमें केवल उस एलिमेंट के ही एटम है, किसी दूसरे के नहीं है। अब देखो ये आगे मैंने इनकी एटोमिसिटी लिखी है। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 1, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 1 एटम, तो इनकी एटोमिसिटी क्या हो गई, मोनो एटोमिसिटी है इनकी। O2 कितने एटम है, 2, N2 इसमें भी 2 एटम, H2 में भी 2 एटम, Cl2 में भी 2 एटम, ये डाई एटोमिक है। P4 कितने एटम है, 4 को कहते हैं टेट्रा, तो ये टेट्रा एटोमिक है। S8 पॉली एटोमिक कह दिया हमने इसको, पॉली यानी मेनी। S8 इसमें 8 एटम ऑफ सल्फर है। एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एलिमेंट आपस में एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ज्वाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो एक एलिमेंट तो है नहीं इसमें, 2 एलिमेंट होंगे कम से कम, या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं, तो एलिमेंट कंबाइन होने का मतलब क्या है, उन एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एक ही तरह के एटम होंगे, नहीं, यहाँ कम से कम 2 तरह के एटम होंगे, या फिर उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ए ग्रुप विच हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। कुछ कंपाउंड है, उनके कंबाइनिंग एलिमेंट और रेशियो बाय मास लिख रखा है। देखो यहाँ पर वाटर H2 इसका फॉर्मूला होता है, इसमें कंबाइनिंग एलिमेंट कौन कौन है, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। इनका रेशियो बाय मास क्या है, 1:8 है। ये कैसे आया, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो मास 1 × 2 एटम कितना हो गया, 2U। ठीक है, इसका रेशियो अब निकालते हैं हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16U, 2:16 क्या हो गया, अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो 1:8, इसलिए 1:8। अमोनिया NH3, अमोनिया इज ए गैस, पॉइजनस गैस। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 1 एटम, हाइड्रोजन 3 एटम है, तो रेशियो क्या हो गया, 14:3 हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14U ही होता है। 14U और हाइड्रोजन के 3 एटम है, 1 का 1 होता, हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास 1U होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3U, तो 14:3। ठीक है, यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एलिमेंट कौन कौन से है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। रेशियो बाय मास क्या है, 3:8। कैसे आया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12U होता है। रेशियो ऑक्सीजन के 2 एटम है, 1 का होता है 16, तो 16 × 2 यानी कि 32, तो 12:32। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना
तो ये आएगा 3:8 है ना। 4 के टेबल से 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। इसी तरह से CH4 मीथेन, ठीक है, ये नेचुरल गैस का कंपोनेंट है। नेचुरल गैस जो होती है मार्स गैस मीथेन वो है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है 3:1 इनका रेशियो बाई मास है। कैसे आया? कार्बन का होता है 12U और हाइड्रोजन कितना है 4 है। 1 का 1 है तो 4 का कितना हो जाएगा 4U। तो 12:4 को अगर हम सिंपल करेंगे तो 3:1।